कहा जाए तो हमने एआई के ट्रू पावर कभी देखी ही नहीं। ईरान में जो 150 लड़कियों के स्कूलों पे जब बॉम्ब गिराए गए वो भी एआई की गलती की वजह से ही गिराए गए थे। ये पेयरिंग एक ऐसा टूल बन गई है जो वॉर के पेस को स्पीड अप कर रही है। पर भाई साहब ये हमेशा से अपॉर्चुनिस्टिक रहा ही है। और ये सबसे अभी तक जो भी चीज़ें मैंने बताई उन सबसे भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ पता है क्या? जय हिंद। MBA फाइट के हिंदी बिजनेस केस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और स्वागत है आपका 2026 में और एक ऐसी दुनिया में जहां पे AI वॉरफेयर में यूज होने लगी है। दुनिया के पास अभी फिलहाल दो इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज है जहां पे AI का 100% ऑथेंटिक यूज किया गया है। एक मुदुरो को पकड़ने के लिए जो कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट थे, और दूसरा इजराइल, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के वॉर के बीच में। जो AI कंपनी ने ये टेक्नोलॉजी सप्लाई की वो थी एंट्रोपिक, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में टेंशन्स बढ़ने लगी। यूएस गवर्नमेंट चाहती थी कि वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करे जो ऑटोनोमस AI वेपन कंट्रोल अलाउ करे, और साथ ही यूएस सिटीजन्स के मास सर्विलेंस भी डेटा कलेक्शन के थ्रू। एंट्रोपिक ने साफ मना कर दिया और रिजल्ट उन्हें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से कंप्लीटली बाहर कर दिया गया। All government agencies to cut off ties with the AI company Anthropic after it refused to agree to the Pentagon's demands on how its tech is used. ये न्यूज़ ऑलरेडी काफ़ी शॉकिंग थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा इंसेन था। कॉर्पोरेट हिस्ट्री का वर्स्ट ऑप्टिक एंड वर्स्ट PR नाइटमेयर। उस फॉलोआउट के सिर्फ कुछ ही घंटों के बाद सैम ऑल्टमैन ने अनाउंस कर दिया कि उसकी कंपनी OpenAI यानी ChatGPT वाले वो डील लेने के लिए रेडी है जो एंट्रोपिक ने रिजेक्ट कर दी थी। तो भाई साहब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये OpenAI का एथिक्स, मॉरल एंड प्रिंसिपल का पूरा एक कंप्लीट सर्कल है। एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी जो ह्यूमैनिटी को बदलने के लिए बनाई गई थी, जिसके कैंसर क्योर करने जैसे प्योर गोल्स थे, और आज ये फॉर प्रॉफिट बन गई है जिसको इन्वेस्टमेंट चाहिए कोई भी हाल में। सेफ्टी वर्ल्ड मिशन स्टेटमेंट से हटा दिया और अब मिलिट्री के साथ पार्टनरशिप, मतलब कि फ्रॉम फिलॉन्थ्रोपी टू कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड प्रॉफिट्स टू कंप्लीटली मिलिटराइजेशन। रिजल्ट्स बिल्कुल एक्सपेक्टेड थे। एक बहुत ही पब्लिक और बहुत ही ज़्यादा लाउड बाइकआउट ऑफ ChatGPT, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स और शायद मिलियंस ने उनकी सर्विसेज अनसब्सक्राइब कर दी। तो आज इस मैसेज स्टोरी में हम देखेंगे कि AI ने सिर्फ 3 सालों में वॉरफेयर में जगह कैसे बनाई, AI एग्जैक्टली काम कैसे करता है वॉर में, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सब हमारे लिए कैसे मायने रखता है, खासकर इंडिया के लिए। पर सबसे पहले एक सवाल, अगर आज हम ChatGPT पे ट्रस्ट नहीं कर सकते और ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस भी रिलायबली कंप्लीट नहीं कर सकता है, तो ये कैसे मिलिट्री टारगेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्स बन सकता है? पता चला है कि पब्लिक को जो AI मिलता है और जो मिलिट्री में यूज़ किया जाता है वो टोटली डिफरेंट होता है। और एक्चुअली ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि इसका रेवलेशन एंट्रोपिक के CEO डारियो ने ऑलरेडी एक इंटरव्यू में कर दिया था। We were the first company to make custom models for national security purposes. तो दोनों में डिफरेंसेस थे। मॉडल खुद का अलग था और हार्डवेयर भी अलग। एंट्रोपिक ने मिलिट्री के लिए एक कस्टम मॉडल बनाया और उसे सीधा एक डेटा सेंटर में चलाया जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन से भरा हुआ था। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, एंट्रोपिक ने रिसेंटली ये फिगर आउट कर लिया है कि न्यूरल नेटवर्क्स के ब्लैक बॉक्स के अंदर कैसे देखा जाए ताकि इथिक्स एंड बिहेवियरल को मैथमेटिकली कंट्रोल किया जा सके, विच इज़ वेरी डेंजरस। Is where scientists in this paper did their magic. Get this, they found the specific geometric direction in the model's brain that represents the assistant persona. It just puts a speed limit on the change of personality. और उसके अलावा मॉडल चल रहा है एक डेडिकेटेड हार्डवेयर पे। इस केस में 100% अवेलेबल कंप्यूटेशनल पावर सिर्फ एक कस्टमर के लिए, मिलिट्री। काफ़ी बार तो एक पूरा डेटा सेंटर एक रिक्वेस्ट के लिए होता है। हम सिविलियंस के लिए तो ये कैपेसिटी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूज़र में स्प्लिट हो जाती है। तो अगर कहा जाए तो हमने AI के ट्रू पावर कभी देखे ही नहीं। शॉर्ट में बोले तो मिलिट्री AI 5 या 6 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ज़्यादा पावरफुल है कंज्यूमर AI से। तो क्लियरली डेडिकेटेड हार्डवेयर और स्पेशलाइज्ड डेटा से मिलिट्री AI इज़ वे बेटर देन कॉमन AI, लेकिन फिर भी परफेक्ट नहीं है। पॉल स्काररे जो सेंटर फॉर द न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी में है, कहते हैं
एआई गलत भी करता है, हमें फिर भी हमेशा ह्यूमंस चाहिए आउटपुट चेक करने के लिए, स्पेशली जब स्टेक्स लाइफ और डेथ के हो। कुछ डायरियों भी मानते हैं कि टेक्नोलॉजी अभी फुली रेडी नहीं है। And I think we are a good judge of what our models can do reliably and what they cannot do reliably. Fully autonomous weapons, there I actually am concerned that we may need to keep up. It's not, You do. the technology is not ready. तो मेन सवाल ये है कि क्या ओपन एआई कस्टम क्लाउड मॉडल का परफॉर्मेंस मैच कर पाएगा? वेल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर इन एआई सिस्टम्स ने कभी कोई टारगेट गलत किया या एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई तो रिस्क रियल है। कुछ एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि ईरान में जो 150 लड़कियों के स्कूलों पे जो बॉम्ब गिराए गए वो भी एआई की गलती की वजह से ही गिराए गए थे। लेकिन इन रिस्क के बावजूद एआई सिस्टम्स ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं वॉरफेयर में। तो अगला सवाल है कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ईरान में 24 घंटों में 1000 से ज़्यादा स्ट्राइक्स करना ये सिर्फ एक डेडिकेटेड एआई सिस्टम से ही पॉसिबल था। वो सिस्टम का नाम है मेविन स्मार्ट सिस्टम। बनाया था पैलेंटीन ने और पावर्ड था एंट्रोपिक के क्लाउड के कस्टम वर्जन से। ये सिस्टम वास्ट अमाउंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा गैदर करता था सैटेलाइट से, सर्विलेंस से और बाकी इंटेलिजेंस सोर्सेज से। जैसे एग्जांपल के तौर पे इजराइल गवर्नमेंट ने ईरान के ऑलमोस्ट सारे ट्रैफिक कैमरा हैक कर दिए थे ताकि मॉनिटर किया जा सके उनके लाइव फीड्स के द्वारा कौन कहाँ जा रहा है, कौन कब किससे मिलता है। सिस्टम्स ने 179 डिफरेंट डेटा सोर्सेज से इंफॉर्मेशन पुल करी। ये पूरा डेटा क्लाउड के थ्रू प्रोसेस होता था और उस डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए इंसाइट्स देता था। और के पहले कुछ दिनों में सिस्टम्स ने ईरानियन टारगेट्स को ऑर्गेनाइज और प्रायोरिटाइज करना चालू किया मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। एंड याद रखना ये सब रियल टाइम में हो रहा है। एंड आई कोट, सिस्टम्स ने प्रिसाइज लोकेशन कोऑर्डिनेट चाहिए और टारगेट्स को इम्पोर्टेंस के हिसाब से प्रायोरिटाइज किया गया। और ये वो लोगों ने बताया है जो इस कैंपेन से फेमिलियर थे। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक इस सिस्टम की वजह से एक आर्टिलरी यूनिट 2000 स्टाफ का काम कर सकती थी सिर्फ 20 लोगों की टीम के साथ। मेविन और क्लाउड ये पेयरिंग एक ऐसा टूल बन गई है जो वॉर के पेस को स्पीड अप कर रही है। कुछ सोर्सेज तो ये भी कह रहे हैं कि वीक लॉन्ग बैटल प्लानिंग अब रियल टाइम ऑपरेशंस में बदल रही है। तो क्लियरली कंज्यूमर एआई और मिलिट्री एआई दोनों अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले शाउट आउट है नथिंग मार्केटिंग को। कहीं आपका बिजनेस मार्केटिंग की वजह से पीछे तो नहीं छूट रहा है? और अब तो एआई आ चुका है मार्केटिंग में जिसने पूरी मार्केटिंग की दुनिया पलट के रख दी है। अगर आपका बिजनेस क्राइसिस में है, आपका रेवेन्यू डाउन है और आपकी सेल्स आ नहीं रही है तो आपको कांटेक्ट करना चाहिए नथिंग मार्केटिंग को। नथिंग मार्केटिंग एक एआई ड्रिवन प्रीमियर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जिसको लीड कर रहे हैं इंडिया के टॉप बेसफुल टैलेंट में से कुछ लोग। और ये 100% एआई ड्रिवन है और स्ट्रैटेजी ड्रिवन है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ब्रिलियंट रहा है विद क्लाइंट्स इन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए या तो फिर सिर्फ बात करनी है, आपको स्ट्रेटेजाइज करना है आपके डिजिटल मार्केटिंग व्यू पॉइंट को लेके, तो अभी दिए गए इस नंबर पे तुरंत कॉन्टैक्ट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक भी दी गई है। विद दैट लेट्स कंटिन्यू विद अवर वीडियो। मेविन क्लाउड हाइब्रिड सिस्टम मोंदोरो के कैप्चर में भी इंटीग्रल था। एलिजिबली एंट्रोपिक को खुद को नहीं पता था कि उनका सॉफ्टवेयर उस रेड में यूज हो रहा है। यही वो फ्लैश पॉइंट बना जिसने एंट्रोपिक और यूएस गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा शुरू किया। इस बारे में एमिली माइकल्स कहते हैं, was after the Maduro raid. One of their execs called Palantir, who we buy themselves through, and asked them, was our software used in that raid? Which is, by the way, classified information. Anyway, so we're trying to get classified information. And implying that if there was used in that raid, that might violate their terms of service. It raised enough alarm with Palantir, who's got a trusted relationship with the department, to tell me, and I'm like, holy what if this software went down, some guardrail kicked up, some refusal happened for the next fight like this one, and we left our people at risk. And so I went to Secretary Hegseth, I said this would happen, and that was like a whoa moment for the whole leadership at the Pentagon, that we're potentially so dependent on a software provider without another alternative that has the right or ability to not only shut it off, maybe it's a rogue developer who could poison the model to make it not do what you want, or hallucinate purposefully, or not follow instructions.
और ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स तक ही लिमिटेड नहीं है। नेटो ने भी पेलेंटिक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था लास्ट ईयर और उनका अपना मेविन वर्जन डेवलप किया। तो देखते हैं कि ओपन एआई ये पूरे सिस्टम के अंदर फिट कैसे होता है, लेकिन उससे पहले एंट्रोपिक और यूएस गवर्नमेंट के बीच में फॉलआउट थोड़ा समझते हैं। ये वाइल्ड स्टोरी शुरू होती है जुलाई 2025 में। उस टाइम पे एंट्रोपिक ने $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था पेंटागन के साथ पेलेंटिक के थ्रू। पर जैसे जैसे पार्टनरशिप आगे बढ़ने लगी, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में इश्यूज आ ही रहे थे। जैसे कि पेंटागन डिमांड करने लगा कि क्लॉड को ऑल लॉफुल पर्पसेस के लिए यूज होना चाहिए बिना किसी प्राइवेट सेक्टर रिस्ट्रिक्शंस के। और आपको याद दिला दो, ध्यान रखना, ये पेट्रियट एक्ट लीगल है अमेरिका में। अमेरिकन की स्पाइंग करना लॉफुल है उनकी एजेंसियों द्वारा। There are possibilities with domestic mass surveillance, government buying of bulk data that has been produced on Americans, locations, personal information, political affiliation, to build profiles, and it's now possible to analyze that with AI. The fact that that's legal, that seems like the judicial interpretation of the Fourth Amendment has not caught up. No one wants to be spied on by the US government. No one wants to be spied on by the US government. रिस्पॉन्स में एंथ्रोपिक ने दो चीज़ें मांगी। पहला, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाए कि अमेरिकन के मास सर्विलेंस नहीं होगी उनके प्लेटफॉर्म द्वारा। एंड सेकंड, कोई फुली ऑटोनमस वेपन्स उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड या डेवलप नहीं किए जाएंगे। 24 फरवरी 2026 में यूएस गवर्नमेंट ने अल्टीमेटम दिया कि फ्राइडे शाम 5 बजे तक कंप्लाई कर लो, वरना कॉन्सिक्वेंसेस बहुत भयानक होंगे। डायरियो ने साफ इनकार कर दिया और 26 फरवरी को उन्होंने कहा, एंड आई कोट, वी कैन नॉट इन गुड कॉन्शियस एक्वेस्ट। At one point, they sent us language that appeared on the surface to meet our terms, but it had all kinds of language like if the Pentagon deems it appropriate or to do anything in line with laws. So it didn't actually concede in any meaningful way. यूएस गवर्नमेंट फ्यूरियस हो गया और ईरान में बॉम्बिंग शुरू होने से कुछ घंटे पहले यूएस गवर्नमेंट ने अपनी एजेंसीज को बंद कर दिया एंट्रोपिक के टूल यूज़ करने से और उन्हें 6 महीने दिए फेस आउट करने के लिए। और एंट्रोपिक को फिर सप्लाई चेन रिस्क टू द यूनाइटेड स्टेट्स कैटेगरी में डाल दिया। ये लेबल पहले कभी किसी अमेरिकन कंपनी के लिए यूज़ नहीं किया गया था। ये यूएस गवर्नमेंट का काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। एक बायपार्टीशन ग्रुप ऑफ सेनेटर्स ने इसको कॉल आउट भी किया और उसके साथ ये पार्टनरशिप विद द यूएस गवर्नमेंट भी ख़त्म हो गई। पब्लिकेशन एक्सेस ने रिपोर्ट किया कि सर्विलेंस डील का एंगल असल में था क्या। वो चाहते थे कि क्लॉड अमेरिकन के डेटा को एनालाइज करे, जियो लोकेशन, वेब ब्राउजिंग डेटा और पर्सनल फाइनेंसेस इंफॉर्मेशन जो डेटा ब्रोकर से खरीदी गई हो। अब आते हैं सैम ऑल्टमैन पे। पर भाई साहब, ये हमेशा से अपॉर्चुनिस्टिक रहा ही है। एंट्रोपिक और यूएस गवर्नमेंट के फॉलोआउट के कुछ घंटों के बाद ही सैम ऑल्टमैन ने अनाउंस कर दिया कि ओपन एआई वो डील लेगा जो एंट्रोपिक ने रिजेक्ट कर दी थी। कुछ मिनटों बाद इसने खुद ने ही ये डील को स्लॉपी एंड रस्ट बोला। 450 से भी ज़्यादा वेरीफाइड गूगल और एआई एम्प्लॉयज़ ने एक ओपन लेटर साइन किया, अपने ही लीडरशिप से एंट्रोपिक के साथ खड़े रहने की रिक्वेस्ट करने लगे। और ये भी बात किसी से छुपी नहीं है कि ओपन एआई हमेशा से एक फाइनेंशियल मुसीबत में फंसा ही हुआ है। ओपन एआई के लिए एंटरप्राइज मार्केट शेयर की टेंशन लगभग ख़त्म, जो 2 सालों से 50% से 25% हो गई थी। अब ओपन एआई के पास गवर्नमेंट का पूरा बैकिंग है। सैम ऑल्टमैन ने एक्स पर लिखा कि ओपन एआई के डील में वो सेफगार्ड्स हैं जो एंट्रोपिक ने मांगी थी। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक ओपन एआई गवर्नमेंट से सिर्फ 2 दिनों से ही बात कर रहा है। इतनी जल्दी में सैम ऑल्टमैन जो बोल रहे हैं वो बिलीव करना थोड़ा मुश्किल लगता है। जैसे CNN ने पुट किया, it is not clear what is the difference about the open AI deal with the Pentagon versus the Anthropic wanted. पब्लिक बैकलैश बहुत हुआ, क्विट GPT मूवमेंट भी बना। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि मिलियंस ऑफ यूजर्स ने ओपन AI सर्विसेज को यूज़ करना बंद कर दिया। पर यह स्टोरी अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एंट्रोपिक फिर से यूएस मिलिट्री के साथ बातचीत करना चालू कर दिया है। शायद ये कोशिश है कि सप्लाई चेन रिस्क के लेबल से बच जाए। बहुत लोग सांस रोक के बैठे हैं कि डायरियो अपनी बात से पीछे ना हटे। एंड में इस स्टोरी में कोई भी गुड गाय नहीं है।
भाई ये कहना कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए कि एआई वॉर और सर्विलेंस में यूज शायद टेक्नोलॉजी का सबसे बुरा पॉसिबल अब्यूज़ है। हमारे बारे में जो डेटा ऑनलाइन है उस पर सोचो। एक फ्यूचर गवर्नमेंट एआई मैसिव गवर्नमेंट हार्डवेयर पर रनिंग एक पूरी पॉपुलेशन को रियल टाइम में एनालाइज कर सकती है। तो पर्सनल लेवल पे तो एआई काफ़ी बेनिफिशियल है, बट अगर इसका मास सर्विलेंस और मास यूज़ करने लगा तो बात बहुत खतरनाक हो जाती है। अब लास्ट में बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि जब ये सब हो रहा है दुनिया में, एआई पावर्ड वॉर्स, ऑटोनोमस वेपन्स, मास सर्विलेंस, हम कहाँ स्टैंड करते हैं ये दुनिया में एज एन एआई पावर? सीधा बोलूँगा, हम बहुत पीछे छूट चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। यूएस के पास मैविन है, नेटो के पास अपना एक वर्जन है, चाइना अपना पूरा एआई वॉरफेयर इकोसिस्टम बना रहा है क्वाइटली, और इंडिया हम अभी भी रफाल की डिलीवरी के डेट्स का वेट कर रहे हैं। भाई साहब, ये एक मजाक नहीं है, पर हम सब एक साथ मजाक बन चुके हैं। हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट का हाल क्या है? टिकट्स, पुरानी डील्स, किकबैक स्कैंडल्स, और जो इक्विपमेंट फाइनली आता भी है वो भी आउटडेटेड हो चुका होता है जब तक उसकी डिलीवरी होती है। डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स हर बार डिले, हर बार ओवर बजट, और एंड प्रोडक्ट जब एक्चुअली में फील्ड में आते हैं वो एक्चुअली उंगलियों पर गिना जा सकता है जब से डीआरडीओ बना है। और एआई में तो प्रैक्टिकली हम इनविजिबल हैं। कोई नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई डेडिकेटेड मिलिट्री एआई रिसर्च बॉडी नहीं है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ था ही नहीं सालों तक, और जो फाइनली आया है वो इतना डाइल्यूटेड और इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि उसका कुछ मतलब नहीं है। सीधी बात करो तो गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया के नारा तो दिया, लेकिन एक्चुअली में R&D में कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं। इंडिया का R&D स्पेंड जीडीपी का सिर्फ 0.7% है, चाइना का 2.4%, अमेरिका 3.5%। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सीरियसली इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे, और करेंगे भी कैसे? हम में से काफ़ी लोग इस गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं जिसके लिए टेक्नोलॉजी, नेशनल डिफेंस, R&D एक्सेट्रा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही नहीं। और हम ये डिज़र्व करते हैं, हम डिज़र्व करते हैं एक ऐसी गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कभी थे ही नहीं, कभी इलेक्शन के लिए ये टॉपिक्स कभी हुए ही नहीं। और फिर क्या होता है? IITs एंड IIMs एंड टॉप इंस्टीट्यूट से जो टॉप टैलेंट निकलता है वो गूगल में जाता है, ओपन AI में जाता है, एंट्रोपिक में जाता है, क्योंकि यहाँ उन्हें काम करने की जगह ही नहीं मिलती, फंडिंग ही नहीं मिलती। और अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में गलती से भी घुस जाओ ना तो ये बाबू कल्चर आपको वहाँ पे ही दबा देगा। ये ब्रेन ड्रेन कोई एक्सीडेंट ही नहीं है, ये एक फेल्ड सिस्टम का नेचुरल रिजल्ट है। अब ज़रा ध्यान लगा के सोचो, अगर कल चाइना या और कोई एक्टर AI पावर्ड वॉरफेयर इंडिया के खिलाफ यूज़ करता है तो हम क्या करेंगे? हमारा रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा? और जब उनका सिस्टम रियल टाइम में टारगेट्स प्रोसेस कर रहा होगा और हम अभी भी वही पुराने ज़माने की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पढ़ रहे होंगे, उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। सर्विलेंस की बात करो तो हमारा हाल और भी ज़्यादा बुरा है। हमारे सिटीजन्स का डेटा आधार लीक्स, कोविन लीक्स और टेलीकॉम्स लीक्स में सिर्फ जा ही रहा है, और ये सब की कोई अकाउंटेबिलिटी कोई ले ही नहीं रहा है। इनफैक्ट कोई भी चीज़ की ये गवर्नमेंट तो अकाउंटेबिलिटी लेते ही नहीं है, कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। और अब AI के साथ ये डेटा किसी के हाथ लग जाए, फॉरेन एक्टर, प्राइवेट कंपनी या खुद गवर्नमेंट के, तो 1.4 बिलियन लोगों की प्रोफाइलिंग एक आफ्टरनून का काम है। और ये सबसे अभी तक जो भी चीज़ें मैंने बताई उन सबसे भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ पता है क्या? ये सरकार को इस चीज़ों की अर्जेंसी समझ ही नहीं आ रही है। AI एथिक्स कमेटी नहीं है, इंडिपेंडेंट टेक ओवरसाइट नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करना तो भूल जाओ, हम दूसरों का रोबोट लाके कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हम अभी भी एस्ट्रोलॉजी और सूडो साइंस को नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट कर रहे हैं। एक तरफ AI वॉरफेयर की रेस चल रही है दुनिया में, और दूसरी तरफ हम काउ यूरिन, वास्तु शास्त्र गवर्नमेंट इवेंट्स में डिस्कस कर रहे हैं। शर्म आती है हमें? ये फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए नहीं है कि कोई एक पार्टी बुरी है, ये फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए है क्योंकि एक पूरा सिस्टम फेलियर है टेकेट्स का। पिछले 12-13 सालों में लॉन्ग टाइम थिंकिंग कभी प्रायोरिटी रही नहीं। क्विक विंस, इलेक्शंस, नैरेटिव्स, यही सब एजेंडा हमेशा रहे हैं। और जब तक हम नहीं समझते कि AI एक एग्जिस्टेंशियल स्ट्रेटेजी इशू है, सिर्फ एक कूल टेक्नोलॉजी नहीं है, तब तक
हम ये रेस में कभी आ ही नहीं पाएंगे। और अभी जो डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, इंडिया के पास ना वेपन्स है, ना रेस के लिए कोई पॉलिसी, ना कोई स्ट्रेटेजी, ना कोई विल है। यही वजह है कि मुझे आज ये सब इतना फ्रस्ट्रेटिंगली बोलना पड़ रहा है। अवेयरनेस कहीं से तो फैले, तभी कोई प्रेशर बनेगा।